I am Dr. Alpana Johri, Associate Professor Botany, GTB Government Girls College, Kota. Today the topic is Mendel's Laws of Inheritance. He is Gregor John Mendel, father of genetics. मेंडल ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स का जाना। इन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज बताए थे, इस कारण से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मेंडल ने पी प्लांट्स सेलेक्ट किया था अपने काम के लिए और उसको कल्टीवेट किया उन्होंने लार्ज नंबर में, लगभग उन्होंने 30,000 प्लांट्स पर टेस्ट किया और उन्होंने देखा कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स में यानी उनकी संतानों में जा रहे थे। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं उनका कारण है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाने वाले कुछ पार्टिकल्स। उन्होंने उसे पार्टिकल टर्म दिया। मेंडल को पता नहीं था कि पार्टिकल्स क्रोमोसोम है या डीएनए है, क्योंकि उस समय तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। मेंडलिज्म को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, यानी जिसमें हम किसी विशेष कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बैटसन ने 1906 में दिया था। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेरिडिटी और उनकी वेरिएशंस इनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी का क्या मतलब है कि पेरेंट्स जो कुछ कैरेक्टर्स अपने संतानों को देते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो पेरेंट जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये जीन्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट है जीनोम। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसे जीनोम कहते हैं और इसका साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर। जीन जो कि हेरिडिटी की यूनिट है, या हम कह सकते हैं एक डीएनए का पीस है या एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, जो कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर पर्टिकुलर पोजीशन पर पाई जाती है। और ये जीन स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एनकोड करते हैं, यानी स्पेसिफिक प्रोटीन को एनकोड करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए। लोकस इज द लोकेशन ऑफ जीन, कि जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड एज लोकस। नेक्स्ट है एलील। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज एलील। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है, उसमें एक लोकस पर जीन के दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं और इनको हम एलील कहते हैं। होमोजाइगस का क्या मतलब है, जब सेम लोकस पर आइडेंटिकल एलील्स पाई जाती हैं। दो आइडेंटिकल एलील्स अगर एक साथ प्रेजेंट हैं तो होमोजाइगस कहलाता है वो इंडिविजुअल। और हेट्रोजाइगस कंडीशन कब होती है, सेम लोकस पर जो पाई जाने वाली एलील्स हैं वो डिफरेंट होंगी तो हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती है। जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। और जो कैरेक्टर्स वो एक्सप्रेस करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर बाहर से दिखाई देते हैं उनको कहते हैं उसका फिनोटाइप। ट्रेट का मतलब है कोई भी कैरेक्टर, किसी भी इंडिविजुअल का जो कैरेक्टर जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेट। नेक्स्ट है हाइब्रिड। होमोजाइगस कंडीशन में अगर दो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्रॉस करने पर जो प्रोजेनी मिलती है, जो संतान उनकी होती है, वो हाइब्रिड कहलाती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या जब हम किसी सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाते हैं तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर एट ए टाइम दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाते हैं तो वो कहलाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लांट की हाइट को हमने ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया है खाली, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और अगर दो कैरेक्टर्स हमने एक साथ ध्यान में रखे हैं, जैसे फ्लावर का कलर एंड प्लांट हाइट, तो दैट इज कॉल्ड एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। गैमीट्स, जैसा कि हमें मालूम ही है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनको हम गैमीट्स कहते हैं। मेल का स्पर्म कहलाता है और इसी तरीके से ओवम या ओव्यूल जो फीमेल गैमीट होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या मतलब है, जब कोई भी एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है और दूसरा जो कि
अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, केवल तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब वो डबल डोज में होता है, तो उनको कहते हैं हम रिसेसिव। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया? पी प्लांट मटर का पौधा यानी पाइसम सैटाइवम, क्योंकि ये एक छोटे से एरिया में ग्रो हो सकता है और इससे सेल्फिंग के द्वारा प्योर प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पेप्ल्यूनेशियस फ्लावर होता है और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो बार बार सेल्फिंग करा करके कई जनरेशन तक इसमें प्योर प्लांट्स प्राप्त हो सकते हैं। तो इस कारण से भी मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया। एक प्लांट से कई सारे ऑफस्प्रिंग्स डेवलप किए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें जितने नंबर ऑफ सीड्स होंगे उनको ग्रो करके फर्दर हम जनरेशन प्राप्त कर सकते हैं। इनमें आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। इसके बाद है रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल की सक्सेस के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण यही था कि सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट में जो फ्लावर का साइज है बड़ा होता है और फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, तो बड़ा साइज होने के कारण इसमें इमेस्कुलेशन और दूसरे क्रॉस पॉलिनेशन ये इजीली कराया जा सकता है। पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। थर्ड पॉइंट ये था कि पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कोई प्लांट बहुत छोटे हैं, कोई बड़े हैं। फ्लावर कलर में कॉन्ट्रास्ट, सीड का कैरेक्टर, पोट का कैरेक्टर, कई कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की उन्होंने जितना भी काम किया उसका सांख्यिकीय विश्लेषण किया और कई जनरेशन तक सेल्फिंग कराने के कारण होमोजाइगस प्योर प्लांट्स प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कई मेथड्स यूज करे थे, जैसे इमेस्कुलेशन, हैंड पॉलिनेशन, बैगिंग, टैगिंग। इमेस्कुलेशन क्या है? अगर एंथर्स को फ्लावर से रिमूव कर देते हैं तो ये रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज इमेस्कुलेशन। तो इसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में सीजर की हेल्प से एंथर्स रिमूव किए जा रहे हैं। तो ये एंथर्स उस कंडीशन में रिमूव करने चाहिए जब वो मेच्योर ना हो, यानी डेhiscence ना हो, बट कंडीशन में ही एंथर्स रिमूव कर दिए जाते हैं ताकि एंथर्स डेहिस ना हो, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आकर के उसको सेल्फ पॉलिनेट ना कर दें। जो प्लांट्स फीमेल की तरीके से यूज करने होते हैं उनमें इमेस्कुलेशन किया जाता है, उनमें से एंथर्स रिमूव कर दिए जाते हैं और जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो हैंड पॉलिनेशन किया जाता है। हैंड पॉलिनेशन में जो मेल प्लांट लेना होता है उसके पॉलन की डस्टिंग की जाती है फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर। इसके बाद बैगिंग कर दी जाती है। उस पर्टिकुलर प्लांट जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया है उसको कपड़े के बैग से कवर कर दिया जाता है और टैग लगा दिया जाता है। टैगिंग मतलब टैग लगा दिया जाता है कि किस प्लांट से इसका क्रॉस कराया गया है, किस दिन इसका क्रॉस कराया गया है, सारी इंफॉर्मेशन उस टैग पर लिख दी जाती है। पाइसम सैटाइवम का फ्लावर आप देख रहे हैं यहाँ, पेप्ल्यूनेशियस फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। मेल स्ट्रक्चर स्टैमन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कार्पल, उसमें स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी दिखाई दे रही है। तो जब क्रॉस कराया जाता है दो प्लांट्स में तो एक मेल की तरीके से यूज किया जाता है, एक फीमेल की तरीके से यूज किया जाता है। फीमेल उसमें से स्टेमन्स रिमूव कर दिए गए हैं और जो मेल प्लांट है उसके पॉलन फीमेल के स्टिग्मा पर डस्ट किए जाते हैं ब्रश की हेल्प से। तो इस तरीके से फ्लावर में मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, उनमें फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। वैसे तो पाइसम सैटाइवम जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है उसमें। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन को भी यूज किया होमोजाइगस प्योर प्लांट प्राप्त करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने इमेस्कुलेशन के द्वारा किया ताकि हाइब्रिड प्रोड्यूस किए जा सके। मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए। सबसे पहला है प्लांट की हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। जो कैरेक्टर्स हैं उनमें डोमिनेंट और रिसेसिव कौन सा है? जैसे सीड शेप है तो सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड। आपने देखा होगा जो मटर होता है उसमें 2 तरह के सीड्स होते हैं, कई बार स्मूथ होते हैं और कभी-कभी रिंकल्ड ऐसे झुर्रीदार भी होते हैं। इसी तरीके से सीड कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। येलो डोमिनेंट है। फ्लावर का कलर वॉयलेट होता है या पर्पल कह सकते हैं और वाइट रिसेसिव कैरेक्टर है।
पोड शेप, पोड या लेग्यूम जो फ्रूट होता है पाइसम सैटाइवम का, उसमें फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड दो फॉर्म्स हो सकते हैं। मतलब एक तो स्मूथ होता है और दूसरा थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। पोड का कलर भी दो तरह का हो सकता है, ग्रीन या येलो। ग्रीन डोमिनेंट होता है, येलो रिसेसिव होता है। फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी पोजीशन में अगर होता है, लीफ की एक्सिल में होता है, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और टर्मिनल पोजीशन रिसेसिव कैरेक्टर है। इसी तरीके से प्लांट की जो हाइट होती है, स्टेम की हाइट, अगर टॉल है तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, अगर ड्वार्फ है तो रिसेसिव कैरेक्टर है। यहाँ आप देख रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ दो पेरेंट प्लांट हैं, एक में पर्पल फ्लावर आते हैं, दूसरे में व्हाइट फ्लावर्स आते हैं। तो इसका जो जीनोटाइप आप देख रहे हैं, कैपिटल पी फॉर पर्पल, स्मॉल पी फॉर व्हाइट फ्लावर। तो जब इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में हमें सारे हाइब्रिड्स मिलते हैं। यानी कैपिटल पी, स्मॉल पी उनका जीनोटाइप होगा और जो कलर होगा वो पर्पल होगा सबका है, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर है पर्पल। जो फर्स्ट F1 जनरेशन में आता है वो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। यहाँ एक और क्रॉस देखिए, जो पेरेंट है वो होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ है। होमोजाइगस दोनों एलील सेम होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। जब इनको क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हाइब्रिड्स मिलते हैं सभी कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन के दो प्लांट्स को क्रॉस कराने पर हमें F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप मिलेंगे, फिनोटाइप यानी बाहरी जो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है, उनके जो कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस होते हैं, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, यानी 3:1 का रेशियो हमें मिलेगा और उनका जीनोटाइप 1:2:1 होता है। इसके बाद सभी कैरेक्टर्स को लेकर के मेंडल ने क्रॉस कराए और उनके F2 जनरेशन में जो रेशियो उन्होंने देखी तो लगभग 3:1 आ रही थी सभी में। यहाँ पर थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड रेशियोज में डिफरेंस आता है। तो ये इस कारण है क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल एरर है। जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं लगभग 3:1 आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट 3:1 इस कारण से नहीं आ रहे हैं क्योंकि सैंपल का साइज पे डिपेंड करता है। अगर सैंपल का साइज बड़ा होगा तो एरर के चांसेस कम होंगे और सैंपल साइज छोटा होता है तो एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये रेशियो किस तरीके से आ रहा है इसको आगे हम स्टडी करेंगे पुनेट स्क्वायर को यूज करते हुए। पुनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पुनेट स्क्वायर दिया, पुनेट स्क्वायर फॉर राउंड एंड विंकल्ड सीड कैरेक्टर। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक स्क्वायर डायग्राम है। जेनेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये पुनेट स्क्वायर हेल्प करता है। जितने भी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें जीनोटाइप और फिनोटाइप को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ये पुनेट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक ग्रिड बनाते हैं जिसमें एक पेरेंट के गैमीट्स के जो एलील्स हैं वो ग्रिड के टॉप पर रखते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं फीमेल गैमीट्स के जो एलील्स हैं वो ऊपर रखे हुए हैं और दूसरे पेरेंट के लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। पेरेंट्स के एलील को मिलाकर बॉक्स में लिखते जाते हैं जो कि ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप बनता है। तो इस तरीके से हम ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप और फिनोटाइप का पता कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें पुनेट स्क्वायर को यूज करते हुए ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप और फिनोटाइप का पता लगाया जाता है। यहाँ आप देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया गया है राउंड एंड रिंकल्ड सीड कैरेक्टर के लिए, यानी सीड की शेप है, राउंड सीडेड प्लांट है और रिंकल्ड सीडेड प्लांट है, झुर्रीदार बीज। दो पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल, एक में राउंड सीड है दूसरे में रिंकल्ड सीड है। जब दोनों को क्रॉस किया जाता है दोनों ही पेरेंट्स होमोजाइगस कंडीशन में है, प्योर प्लांट्स हैं जो कि सेल्फिंग के बाद बनाए गए हैं। एक पेरेंट के एलील्स जो है ऊपर की तरफ रखते हैं ग्रिड में और एक के लेफ्ट साइड में रखते हैं। दोनों पेरेंट्स के एलील्स को मिलाकर के बॉक्स में रखते जाते हैं। तो इस तरीके से जो जीनोटाइप दिखाई देंगे वो ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब कैपिटल आर और स्मॉल आर प्योर राउंड और प्योर रिंकल्ड सीडेड जो पेरेंट्स हैं उनको क्रॉस करने पर जो F1 जनरेशन मिली उसमें
जो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो एक सी है, यानी सारे ही राउंड सीडेड हैं और उनका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है। अब जब दो F1 जनरेशन के प्लांट्स को क्रॉस कराया जाता है तो F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो अलग अलग आती है। F1 जनरेशन के दो प्लांट्स जिनका जीनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल आर है, इनको हम ग्रिड में ऊपर की तरफ इनके गैमीट्स रखते हैं और दूसरे लेफ्ट हैंड साइड में, और दोनों को मिला करके तो जो एफ स्प्रिंग के जीनोटाइप बन रहे हैं वो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, यानी इनकी जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 होती है और फिनोटिपिक रेशियो वही 3:1 आती है। जैसा कि हमने देखा था पहले जो एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने किए थे वो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं F2 जनरेशन में, और ये फिनोटिपिक रेशियो हमें 3:1 प्राप्त होती है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस का मतलब है जब F1 जनरेशन के प्लांट को किसी भी पेरेंट से क्रॉस करते हैं, जैसे यहाँ पर होमोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट और हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन का प्लांट, इन दोनों में क्रॉस किया गया तो जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आई और इनके फिनोटाइप एक ही तरीके के हैं, यानी सारे ही राउंड सीडेड प्लांट हैं। दूसरा है टेस्ट क्रॉस, ये भी एक तरीके से बैक क्रॉस ही है। बैक क्रॉस में दोनों ही आ जाएंगे जब F1 जनरेशन के प्लांट को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो 1:1 आती है। ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। टेस्ट क्रॉस में ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप पेरेंट्स की जैसे ही आते हैं, तो ये जेनेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। वहाँ पर हम होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल को क्रॉस करा करके किसी भी इंडिविजुअल के अननोन जीनोटाइप का पता कर सकते हैं। तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स क्या हैं कि जीन्स जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको मेंडल ने पार्टिकल्स कहा था, और दूसरी बात कि जो फिनोटाइप है वो जीनोटाइप के आधार पे बनते हैं, जैसा उसका जीनोटाइप होगा वैसा ही फिनोटाइप दिखाई देगा। कोई भी कैरेक्टर जीन्स के कारण, यानी एक जीन में दो एलील्स हैं उनके कारण होता है, जिनमें से एक मदर की साइड से आती है और दूसरी फादर की साइड से आती है। दोनों एलील्स अगर सेम होंगे तो होमोजाइगस प्लांट होगा। दोनों एलील्स अगर अलग अलग होते हैं किसी जीन के तो हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है। इसके बाद है मेंडल्स लॉ। मेंडल के काम को लगभग 35 इयर्स तक कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी। काफी समय बाद जब ह्यूगो डी फ्रेज, कोरेंस एंड शर्मैक, इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, रिसर्चेस की, तब उन्होंने मेंडल के वर्क की एक तरीके से रीडिस्कवरी करी और इनको मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। When a cross is made between two parents that are pure for contrasting characters, only dominant character will appear in next generation. यहाँ जितने भी हमने क्रॉस कराए थे तो उसमें ये चीज देखी कि जब दो पेरेंट्स जो कि होमोजाइगस हैं, प्योर हैं, उनके बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है। जैसे हमने क्रॉस कराया था राउंड सीडेड और रिंकल्ड सीडेड प्लांट का, तो 100% राउंड सीडेड प्लांट्स हमें मिल रहे थे, हालांकि सभी हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विपर्यासी लक्षण वाले जब प्योर प्लांट्स में हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आएंगे वो सारे ही डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, प्रभावी लक्षण होंगे, और जो कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स या अप्रभावी लक्षण। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण, पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम।
Two alleles responsible for any trait separate during gamete formation, and after fertilization, alleles for the same trait recombine to produce genotype of offspring. किसी भी कैरेक्टर के लिए दो एलील्स होते हैं, दो एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और गैमीट फॉर्मेशन के समय ये दोनों एलील्स एक दूसरे से अलग अलग होकर के अलग अलग गैमीट्स में चले जाते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये वापस से रिकॉम्बाइन होकर के ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा था F1 जो प्लांट्स हैं उनको क्रॉस कराया गया था, तो 75% राउंड और 25% रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स मिले थे। जो दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स हैं एक दूसरे के पास पास रहते हैं, फिर भी एक दूसरे पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ते, अपनी प्योरिटी को ये बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। गैमीट फॉर्मेशन के समय दोनों एलील्स अलग अलग हो जाते हैं, हर एक जीन के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। इसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए जब हम क्रॉस कराते हैं तो इन पेयर्स के जो एलील्स हैं उनका इनहेरिटेंस स्वतंत्र रूप से होगा, एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। इसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझा सकते हैं। दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाया जाता है पेरेंट्स के बीच में। पहले हमने केवल एक ही कैरेक्टर लिया था, सीड शेप। अब हम दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराएंगे, सीड शेप एंड सीड कलर। तो सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड है और सीड कलर येलो एंड ग्रीन है। तो इनके जो पेरेंट्स हैं होमोजाइगस कंडीशन में, यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, पेरेंट 1 है, ये राउंड येलो राउंड सीडेड और येलो सीड कलर। दूसरा पेरेंट है स्मॉल आर स्मॉल वाई, रिंकल्ड सीडेड और ग्रीन कलर। तो इनके जो गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर वाई फर्स्ट पेरेंट के और दूसरे पेरेंट के स्मॉल आर वाई। तो इन दोनों को क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन में हमें जो हाइब्रिड मिलेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप चेकर बोर्ड बना करके देख सकते हैं। दो F1 प्लांट्स को क्रॉस कराते हैं, जो पॉसिबल गैमीट्स हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनको उसी तरीके से टॉप पर एक पेरेंट के टॉप पर और एक के लेफ्ट हैंड साइड पर हमने गैमीट्स अरेंज कर लिए और इनको मिलाते हुए ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें राउंड एंड येलो 9, राउंड एंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1। इनकी फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2:1:1। तो इस एग्जाम्पल से आपने देखा कि जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जो एलील्स हैं वो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो रहे हैं। तो इस पर ही आधारित था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।